सावन में योगी की सेना शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए सड़क पर उतर चुकी है। सीएम योगी का साफ साफ निर्देश है कि कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। लिहाजा उत्तर प्रदेश के कांवड़ मार्ग पर पुलिस और प्रशासन की टीम फुल एक्शन में नजर आ रही है। एक तरफ हर बड़े चौराहे पर पुलिस चौकी बनाई गई है, तो दूसरी तरफ हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे पर QR कोड वाले पोस्टर भी लगाए जा रहे हैं, ताकि कांवड़ियों के खाने पीने की चीजों से कोई खिलवाड़ न कर सके। दुकानों में लगे QR कोड, अधर्मियों पर करारी चोट। सनातन से साजिश के खिलाफ कांवड़ रूट में योगी फोर्स तैनात। सावन की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों का रेला नजर आने लगा है, जिनकी सुरक्षा के लिए योगी फोर्स फुल एक्शन में है। कांवड़ रूट में जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे लगातार निगरानी की जा रही है। सड़कों पर पुलिस सहायता केंद्र और चौकी बनाई गई हैं और खाने पीने की दुकानों पर QR कोड वाले पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि शिव भक्तों के साथ किसी तरह की साजिश न की जाए। दरअसल काफी दिनों से यूपी के कई शहरों के ढाबों और रेस्टोरेंट में खाने पीने की चीजों पर थूकने के वीडियो सामने आ चुके हैं, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान सनातनियों के मन में खाने की शुद्धता को लेकर शंका बनी हुई है। लिहाजा यूपी सरकार के खाद्य विभाग ने अब QR कोड के जरिए इसका तोड़ निकाल लिया है। बाराबंकी में खाद्य विभाग की टीम कई होटल और रेस्टोरेंट में पहुंची और वहां फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के QR कोड वाले पोस्टर चिपकाए। इस पोस्टर पर दुकान का GST नंबर भी लिखा जा रहा है, ताकि फूड आइटम्स की क्वालिटी खराब रहने पर उसकी कंप्लेंट की जा सके। खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुल 300 दुकानों में ये लगने हैं। कल शाम तक 200 दुकानों में ये लग चुका है। बाकी दुकानों में भी लगाने की प्रक्रिया चल रही है। कोई भी मिलावट हो और फूड से संबंधित कोई शिकायत है, कोई ऐप डाउनलोड करके उसमें कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। और इसके अतिरिक्त और भी तैयारियां जितनी हैं वो हमने कर ली हैं। पूरी तरह से हम तैयार हैं इस सावन मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए। दरअसल ये QR कोड फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप से जुड़े हैं। इससे ग्राहकों को ढाबे या होटल की पूरी डिटेल मिल सकती है। QR कोड के जरिए लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और मालिक की जानकारी हासिल की जा सकती है। खाद्य विभाग की टीम एक एक कर उन सभी रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल में पहुंचे जो कांवड़ मार्ग पर बने हैं और जहां कांवड़िए रुकते हैं। इन जगहों पर साफ सफाई और लाइसेंस की भी जांच की गई। साथ ही इनके मालिक और मैनेजर को खाने पीने की चीजों में स्वच्छता और शुद्धता रखने के निर्देश दिए गए। इसके लिए जो लगा हुआ है ये बहुत अच्छा भी है। हमारे जो श्रद्धालु निकलेंगे उसके लिए संतुष्टि भी रहेगा और जो फीडबैक भी अच्छा रहेगा। इसमें जैसे नंबर डालेंगे, हमारा पूरा मान लीजिए पूरा वेजिटेरियन है, तो जो है हम लोग कांवड़ियों के लिए निःशुल्क सेवा करते हैं। हम लोग चाय पानी हम लोग खिलाते हैं और साफ सफाई का उनका कोई दिक्कत भी ना हो, इस मार्ग में सुविधाएं भी हम लोग देते हैं। खाद्य विभाग की ये मुहिम सेंसिटिव जोन संभल में भी नजर आई। यहाँ भी ढाबा और होटलों पर QR कोड वाले पोस्टर लगाए गए, जिससे कांवड़ियों और आम ग्राहकों को फूड आइटम्स की गुणवत्ता के साथ साथ होटल मालिक की जानकारी भी मिल सके। संभल में कुल 300 जगहों पर QR कोड वाले पोस्टर लगाए जाने हैं। पहले दिन 200 दुकान, होटल और ढाबों पर ये पोस्टर लगाए गए। इसी पे फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करके उस पर अपनी शिकायत भी, और जिन स्टाफ पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे इस पे लाइसेंस नंबर पड़ा हुआ है, लाइसेंस नंबर डालेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा कि ये फूड कैटेगरी क्या है, इसका संचालक कौन है, इसके मैनेजर कौन है, सारा डिटेल खुल जाएगा। और गुणवत्ता को लेके अगर कोई ग्राहक का फीडबैक है तो इसी ऐप पे जो है वो फीडबैक भी देगा, और अगर उसका फीडबैक खराब निकलता है या कुछ गलत निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का साफ मकसद है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने पीने की चीजों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न हो और कांवड़ियों को शुद्ध स्वच्छ भोजन मिल सके और उनकी सनातन यात्रा सफल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं कांवड़ पथ पर शहर शहर मुस्तैद योगी के सिंघम की, जो सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्त कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पूरी तरह से अलर्ट नजर आए। वहीं फ्लैग मार्च निकाला गया तो कहीं पर संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई। वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए CCTV और ड्रोन से निगरानी को भी बढ़ा दिया गया है। ये रिपोर्ट जरा देखिए आप। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत होते ही शिव भक्त पवित्र कांवड़ लिए निकल पड़े हैं, जिनकी सुरक्षा और खाने पीने समेत सभी जरूरी व्यवस्थाओं को लेकर योगी फोर्स भी पूरी तरह अलर्ट पर है। यूपी के 4 शहरों संभल, सहारनपुर, मुरादाबाद और उन्नाव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
जहां कांवड़ यात्रा को शांति से संपन्न कराने के लिए योगी के सिंघम सड़कों पर तैनात नजर आए। फ्लैग मार्च निकालने के साथ ही कांवड़ मार्ग का भी निरीक्षण किया गया। यूपी के संभल में योगी फोर्स ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने के साथ ही कांवड़ रूट पर निगरानी कड़ी कर दी है। इसके लिए योगी फोर्स की तैनाती के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए भी अलग से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हम लोगों ने रिजर्व फोर्स रखी है, हमारा कंट्रोल रूम है। पहली बार संभल पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है हमारे एएसपी साहब के नेतृत्व में। हम लोग इसको जियो टैग करा रहे हैं, जो जत्था है उसको हम लोग डिजिटली ट्रेस करेंगे कि वेयर इट इज। तो ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ा इसको और अपडेट रखें और नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम लोग कंट्रोल रूम के माध्यम से नया कंट्रोल रूम स्टार्ट हो गया है जो जामा मस्जिद के सामने ही है, सत्यवर चौकी पे। तो प्रयास हम लोग का होगा कि डिजिटली हम लोग इसको ट्रेस रखें, आवश्यकता पड़ने पर उनको उचित सहायता मिले और फोर्स मिले। सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। देर रात को पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे और कांवड़ रूट का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी खुद मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को कांवड़ रूट में नियमों का सही पालन कराए जाने से जुड़े जरूरी निर्देश दिए। साथ ही कांवड़ यात्रा की ड्यूटी से नदारद पाए जाने पर 27 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया। तो इसमें जो है ये देखा गया कि कांवड़ जैसी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटी है उसमें 27 लोग जो है अनुपस्थित है और उसको देखते हुए जो उसमें सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। कांवड़ की ड्यूटी बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी पुलिसकर्मियों से अपील है, वो जनता से अपील है कि इसमें ड्यूटी में पूर्ण सहयोग। कांवड़ की शुरुआत के साथ ही मुरादाबाद में भी योगी फोर्स पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दी। कांवड़ यात्रा को देखते हुए ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के साथ ही मुरादाबाद को 10 जोन, 24 सेक्टर और 51 सब सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही कांवड़ मार्ग पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हम लोग ऐसी कार्रवाई करेंगे कि वो एक ऐतिहासिक हो सकता है। कोई भी अगर किसी तरह से कोई बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करे या किसी तरह की कोई सूचना जो भ्रामक है, जो तथ्यहीन है, जो निराधार तथ्य है, उसको लेकर के अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ डालता है तो तत्काल उसको पता करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव में भी डीएम और एसपी ने खुद मोर्चा संभाला और संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। जगह जगह पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं उन्नाव में कांवड़ियों के लिए जन सुविधा बूथ भी बनाए गए हैं। सहारनपुर से नीना जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कांवड़ रूट पर मैसेज क्लियर है, मीट की दुकान बंद रहेगी और शराब की दुकानों पर पर्दा रहेगा। लेकिन मौलाना नॉनवेज पर बैन लगाए जाने से बेचैन हो गए और अब कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों को सावन में बंद रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें सुनकर तो यही कहा जा सकता है कि कांवड़ पथ पर सनातन का जयकारा मौलाना को गवारा नहीं है। कांवड़ पथ पर सनातनी जयकारा मौलाना को नहीं गवारा। लाउड स्पीकर उसी आवाज से, बड़े बुलंद आवाज से चल रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी किए। नेम प्लेट लगाने को कहा, नॉनवेज की दुकानें बंद करने को कहा। तो मौलाना बेचैन हो गए। मौलाना इस बात से खफा है कि आखिर क्यों कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानें बंद करने का फरमान जारी किया। मौलाना इस बात से नाराज है कि नॉनवेज की दुकान पर तो ताला है, लेकिन कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद क्यों नहीं किया गया। मीट की दुकानें तो एक तरफ बंद करा दी हैं, दूसरी तरफ शराब की दुकानें खुली हुई हैं, वो नहीं बंद कराई गई। और लाउड स्पीकर उसी आवाज से, बड़े बुलंद आवाज से चल रहा है। डीजे पे कोई रोक नहीं है, डीजे का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इन तमाम चीजों पर रोक लगना चाहिए और इसका इस्तेमाल कांवड़ की यात्रा में नहीं होना चाहिए। अब बड़ा सवाल है कि क्यों हर साल सावन के दौरान उठते हैं ऐसे सवाल। क्यों डीजे पर ऐतराज होता है, क्यों कांवड़ रूट को लेकर बवाल होता है और अब क्यों निशाने पर कांवड़ यात्रा आ गई है। कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकान पर ताला लगने से भाईजान इस कदर गुस्से में है कि अब शिव भक्तों पर ही सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इसे लेकर काशी में मुस्लिम मोहल्ला क्या कहता है, ये भी जान लीजिए। अरे भाई, नेम प्लेट क्या लगाया जाए? 1 महीना तक के लिए नेम प्लेट लगाया जाए? क्या हिंदुस्तान के अंदर हिंदू साल भर नहीं खाता मुसलमान की दुकान के खाम? रोड ब्लॉक नहीं करना चाहिए। आज के दौर में देखिए बहुत ज़्यादा लोगों का काम है, ये नहीं होना चाहिए। ये हाँ, धीमा वॉल्यूम को कम करके चले। ये जो नियम लगा है ये गलत है। वो भी खाते हैं महात्मा जी, हम भी खाते हैं। आप आते हैं वहाँ से सावन के महीने में आकर नहाते हैं, धोते हैं, भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और करके आप जाते हैं। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं भाई आप शुद्ध खाइए, आप कोई वो बंदिश नहीं है।
सावन शुरू होते ही शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल लाते हैं, लेकिन अब इसी आस्था को लेकर भाईजान सवाल उठा रहे हैं। नियम जैसे पुश्तैनी चले आ रहे हैं, समाज चला आ रहा है, वैसे होना चाहिए। सैकड़ों साल से हमारा हिंदुस्तान ना कोई नाम देख रहा, ना नाम पूछ रहा, ना कोई शकल पूछ रहा, सब अपने कमा कर रहे। वे गलत है, ये बताएंगे भाई ये चीज़ नहीं खाना, हाँ। तो उनके के लिए दिक्कत होगी। तो ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, ये सरकार का नियम ठीक है। हाँ सरकार का नियम ठीक है, सरकार का नियम ठीक है। ये कह रहे हैं कि सरकार का नियम ठीक है। इनसे पूछ लेते हैं, ये बताइए आपका क्या कहना है। कह रहे हैं कि जो कांवड़ रूट है उसमें नाम, पता, दुकान, पहचान, नॉनवेज की दुकानें नहीं खुलेंगी, क्या ये सही है? दूसरी तरफ कुछ भाईजान कह रहे हैं कि हमारे मुहर्रम और उसमें जुलूस में तो बहुत सारे नियम थे, कांवड़ियाँ जो है लगातार डीजे बजा रहे हैं, उनके लिए नियम क्यों नहीं है? आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबको अपनी मर्जी है, वो क्या नॉनवेज बेचे या ना बेचे, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इसमें रोक टोक तो नहीं होनी चाहिए। पिछले साल भी योगी सरकार के नेम प्लेट लगाने के फैसले को लेकर मौलानाओं के जहरीले बोल सामने आए थे, और इस बार फिर कुछ ऐसा ही करने की कोशिशें की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा जोरों पर है और शिव भक्तों की राह में एक खास अभियान शुरू हुआ है। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में सनातनी सर्टिफिकेट मुहिम की शुरुआत की है। शुद्ध शाकाहारी और सनातन नियमों का पालन करने वाले होटल रेस्टोरेंट को यह सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो इस बात की गारंटी होगी कि इस दुकान में कांवड़ियों की शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है। दिल्ली में हिंदू दुकान, सनातनी सर्टिफिकेट पहचान। सावन में शाकाहार, दिल्ली में बैन मांसाहार। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली में एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शिव भक्तों के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट को सनातनी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ये सर्टिफिकेट केवल उन्हीं दुकानों को मिलेगा जो पूरी तरह शाकाहारी हैं और अपनी रसोई में भी सनातन धर्म के नियमों का पालन करती हैं। वीएचपी की टीमें दुकानों का निरीक्षण करके वहां बिकने वाले सामान और रसोई की जांच कर रही है। सर्टिफिकेट के तौर पर एक स्टिकर दिया जा रहा है जिस पर लिखा है कि ये प्रतिष्ठान सनातन हिंदू धर्म के नियमों के तहत चलता है। देश की राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा के चलते विश्व हिंदू परिषद अब दुकानों को सनातनी सर्टिफिकेट दे रही है। दरअसल कांवड़ रूट पर जो भी दुकानें पड़ेंगी उन पर विश्व हिंदू परिषद सनातनी सर्टिफिकेट को चस्पा कर रही है। इस तरीके की जो पैम्पलेट्स हैं वो लगाई जा रही हैं और इनका सीधा अर्थ ये है दरअसल कि इन दुकानों पर चाहे वो कांवड़ यात्री हो या सावन के महीने में जो हिंदू है सनातनी, वो शॉपिंग कर सकता है, खाने का सामान ले सकता है। उससे एक बात तय है कि यहाँ पर ना ही कोई नॉनवेज मांसाहार मिलेगा और ना ही कोई ऐसी चीज होगी जिससे उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हो। इस अभियान को अंजाम देने के लिए वीएचपी ने दिल्ली के 173 ब्लॉकों में 150 टीमें बनाई हैं। ये टीमें स्थानीय धार्मिक संस्थाओं और संगठनों के सहयोग से सर्वे कर रही हैं। दिल्ली में सावन के दौरान चिकन मीट शॉप पर तालाबंदी की बीजेपी विधायकों ने मांग की थी, जिसके बाद मीट शॉप के खिलाफ नेता फोर्स सड़क पर उतर आई है। ये दो तस्वीरें देखिए। एक और जहां बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने खुद जंगपुरा इलाके में मीट की दुकानों को बंद करवाया, तो वहीं पार्षद ने भी मीट शॉप की चेकिंग की। 2 दुकानों को अब तक बंद भी कराया जा चुका है और लगातार पूरी मार्केट में ये जो एक्शन है जारी रहने वाला है, क्योंकि आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। सरकार का तो अब तक कोई आदेश नहीं आया, लेकिन आप अपने स्तर पर जिस तरह से दुकानों को बंद करा रहे हैं, क्या ये चलता रहेगा? देखो, हमने पहले कहा था कि हमने पूरी दिल्ली में दुकानें बंद करानी है। सरकार ने कोई आदेश दिया है सर? अब तक सरकार को लेटर लिख दिया गया है। कपिल मिश्रा जी ने अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि दुकानें बंद होनी चाहिए। दरअसल बीजेपी विधायक लगातार ये मांग कर रहे थे कि दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज की दुकानें बंद होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सरकार से मांग भी की थी। यहाँ से जो बीजेपी की पार्षद है रेणु चौधरी, आप देख सकते हैं अपने वार्ड में लोगों के बीच निकली हुई हैं। दरअसल 2 दिन पहले इन्होंने ये मुहिम चलाई थी कि सावन के पहले दिन जो है इलाके में जो मीट की दुकानें जो खुले में शॉप हैं वो बंद रहेगी। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो चौकी लगी हुई है, इन चौकियों पे मीट की दुकानें आमतौर पर लगती हैं। दरअसल सावन के दौरान नॉनवेज की दुकान की वजह से किसी भी कांवड़िये की आस्था से खिलवाड़ ना हो,
इसलिए दिल्ली में भी यूपी का योगी मॉडल लागू है, यानी सावन में दिल्ली में कांवड़ पथ पर नो चिकन नो मटन। दिल्ली से शिवम प्रताप के साथ सुमंत कुमार की रिपोर्ट। और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में धर्मांतरण का सेंटर चलाने वाला जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बहुत ही शातिर और चालाक था। उसके धर्मांतरण की साजिश की भनक किसी को न लगे, इसके लिए वो धर्मांतरण के खेल में शामिल लोगों से कोड वर्ड में बात करता था। यही नहीं, वो धर्मांतरण के लिए लड़के और लड़कियों को तरह तरह के प्रलोभन भी दिया करता था ताकि वो सब इसके झांसे में आ जाएं और उसका शिकार बन जाएं। लेकिन उसको यह पता नहीं था कि योगी फोर्स के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली। योगी फोर्स ने उसके हर कोड को डीकोड तो किया ही है, साथ ही साथ धर्मांतरण के सेंटर को भी तोड़ डाला। जल्लाद का कोड योगी करेंगे डीकोड। योगी फोर्स का एक्शन, छांगुर की बढ़ी टेंशन। हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही है। एटीएस की गिरफ्त और मायूसी भरी चाल। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि यह कितना भोला है और सीधा है, और ढलती उम्र की वजह से इसे चलने में तकलीफ हो रही है। लेकिन जितना ये अभी दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा शातिर ये जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा है, जिसके दिमाग में भरी है शैतान बुद्धि। लेकिन अब इसके शातिर अंदाज और शैतानी बुद्धि कारनामों से उठ रही है एक एक परत। धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस ने छांगुर के दिमाग में रचे गए साजिश के कोड को डिकोड कर लिया है। एटीएस की जांच में सामने आया है कि छांगुर अपने साथियों से बातचीत में कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था, जो उसके शातिर अंदाज को बताता है। बलरामपुर में धर्मांतरण का सेंटर चलाने वाला ये छांगुर बाबा मिट्टी पलटना शब्द का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए करता था। जिन लड़कियों का धर्मांतरण करवाया जाता था उन लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, और लड़कियों को मानसिक रूप से प्रभावित करने के लिए छांगुर अपने सहयोगियों से बातचीत के दौरान काजल शब्द का इस्तेमाल करता था, और दर्शन शब्द का मतलब होता था छांगुर से लड़की को मिलवाना। छांगुर हर तरीके से लोगों को फंसाने में लगा था, और अब उसके काले खेल का एक एक सच सामने आ गया है। जांच में पता चला है कि छांगुर कोड वर्ड में ही निकाह और शादी का वादा करने के बाद धर्मांतरण को नया जीवन शुरू करने की शर्त बताता था। यानी पहले ये भोली भाली लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें जाल में फंसाता, फिर उनकी शादी करा के धर्मांतरण के लिए उन पर दबाव बनाता था। छांगुर बाबा अपने मकसद को पूरा करने के लिए हर मुमकिन तरीकों का इस्तेमाल करता था। अपने जाल में फंसाने के लिए लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाता था। लड़कियों को पैसे का लालच दिया जाता था, उन्हें विदेश भेजने के सपने दिखाए जाते थे। वहीं युवाओं को नौकरी से लेकर विदेशी यात्रा और स्कॉलरशिप के सब्जबाग दिखाए जाते थे। कुछ युवाओं को तो कथित तौर पर इस्लामी शिक्षण संस्थानों में मुफ्त पढ़ाई और विदेश में काम का लालच भी दिया गया। छांगुर के इसी जाल में भारी संख्या में लड़के लड़कियां फंसे और अपना धर्म बदला। लेकिन जैसे ही सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को इसकी भनक लगी, वैसे योगी फोर्स एक्शन में आ गई। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कुछ लोग धर्मांतरण के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही है, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी ताकत उसकी बेशुमार दौलत है। पिछले 3 वर्षों में छांगुर बाबा को 100, 200, 300 नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग मिली है। इनमें 200 करोड़ रुपए की पुष्टि हो चुकी है, बाकी की जांच चल रही है। साथ ही योगी फोर्स ने धर्मांतरण के सेंटर को बुलडोजर एक्शन करते हुए धर्मांतरण के जिन्न को कब्र में दफन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब बात करते हैं धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर बाबा की स्पेशल फोर्स की, जो बलरामपुर में उसकी कोठी में तैनात रहती थी। इस फोर्स में 50 लोग शामिल थे जो बाबा के इशारे पर कुछ भी करते थे। धर्मांतरण का जाल फैलाने के साथ ही ये डर, हिंसा और दबाव फैलाने की साजिश में भी जुटे थे। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बलरामपुर की कोठी में तैनात छांगुर की स्पेशल फोर्स 50। छांगुर के थे हथियार, इशारे पर करते थे वार। छांगुर बाबा के धर्मांतरण के काले खेल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें उसकी बलरामपुर की कोठी में तैनात स्पेशल फोर्स का पता चला है। छांगुर के 50 लोगों की यह स्पेशल फोर्स थी जो उसके धर्मांतरण के जाल को शहर शहर फैला रही थी और उसके इशारे पर हर काम को अंजाम देती थी। छांगुर के लिए काम करने वाले ये 50 युवक बलरामपुर की ही आलीशान कोठी में रहते थे। ये सब न सिर्फ धर्मांतरण की गतिविधियों में लगे थे, बल्कि स्थानीय स्तर पर डर, दबाव और हिंसा फैलाने में भी बाबा के हथियार बने हुए थे। उनके लिए अलग अलग कमरे, खाना पीना, कपड़े से लेकर हर जरूरत की चीजें छांगुर बाबा मुहैया कराता था। बलरामपुर की उसी कोठी में ही इनका ब्रेन वॉश होता था और उन्हें बाबा का आदेश अंतिम फरमान माना जाता था। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहाँ कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए। छांगुर बाबा जो पहले अंगूठी बेचा करता था, वो लोगों को फंसाने के लिए खुद को धर्मगुरु बताता था। लड़कों को आध्यात्मिक सेवक बताकर अपने पास रखता था और तो और उन सभी को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इनकी वफादारी इस कदर थी कि कोई भी आदेश, चाहे कानूनी हो या गैर कानूनी, वो बिना सवाल माने जाते थे। अब एटीएस इन सभी 50 युवकों की पहचान और उनके बैकग्राउंड की जांच में जुटी है। सूत्रों की माने तो इस स्पेशल फोर्स में लगे सभी लोग दूसरे राज्यों से लाए गए थे और उन्हें यहां रखकर मानसिक और वैचारिक रूप से तैयार किया गया था। एटीएस इस बात की भी पड़ताल कर रहा है कि क्या इस कमांडो फोर्स का इस्तेमाल किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के लिए किया गया था। छांगुर की बलरामपुर की कोठी से सिजर-ए-तैयबा नाम की एक किताब भी मिली है, जिसमें खासतौर पर ब्रेन वॉश करने के लिए उसने खुद ही छपवाया था और इसी के जरिए वो हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ये भी पता चला है कि छांगुर ईसाई मिशनरियों के भी संपर्क में था और नेपाल से सटे 7 जिलों में इसका प्रभाव था, जहां वो पैसे देकर गरीबों का ब्यौरा लेता था, फिर आर्थिक रूप से कमजोरों की मदद करता था और मदद के बहाने धर्मांतरण करवाता था। इसके लिए छांगुर ने नेपाल के बॉर्डर जिलों में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले हैं। इन खातों में पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब और तुर्की से पैसा भेजा गया। छांगुर से पूछताछ के आधार पर 4 संदिग्धों के नेपाल से बने पासपोर्ट की जानकारी भी सामने आई है, जिनके जरिए उन्हें दुबई यात्रा कराई गई थी। एटीएस अब इन चारों की तलाश और विदेशी कनेक्शन की जांच पड़ताल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देवभूमि में सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऑपरेशन कालनेमी की बात करते हैं, जिसके तहत धामी फोर्स ने देहरादून से 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया और हरिद्वार से 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ लिया है। पकड़े गए पाखंडियों में से एक बांग्लादेशी भी शामिल। ये फर्जी साधु का वेश बनाकर आम लोगों को गुमराह कर रहे थे, जिनकी शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। मगर कांवड़ मेले से ठीक पहले उत्तराखंड पुलिस के इस एक्शन से सख्त संदेश गया है कि देवभूमि में किसी तरह का फर्जीवाड़ा हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग कह रहे हैं आपको देवता नहीं आता, आप खाली ड्रामेबाजी करते हो और इससे लोग पैसे करते हैं। किसी ने नाग ने किसी को काटा, आप जिंदा कर देते। हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं जाना चाहिए। पूजा पाठ पर पाखंड अब नहीं चलेगा। कालनेमी का नाम सुना है? कालनेमी सुना है? कुछ पढ़ा है? इतिहास कलयुग के कालनेमियों पर सबसे बड़ा प्रहार, फर्जी बाबाओं पर धामी स्ट्राइक। ऑपरेशन कालनेमी। आस्था के साथ खिलवाड़ और पूजा के नाम पर पाखंड करने वालों के लिए काल है ऑपरेशन कालनेमी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रण लिया है कि देवभूमि पर भगवा भेष में कोई कालनेमी नहीं बचेगा। सीएम के इसी संकल्प को अब धामी फोर्स पूरे देवभूमि में पूरा कर रही है और चुन चुन कर फर्जी बाबाओं को दबोच रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत की है और तमाम अधिकारियों से कहा है कि ऐसे लोग जो हिंदुत्व का चोगा पहने रहते हैं, जो लोगों को ठगने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस समय राजधानी के एसएसपी अजय सिंह विधानसभा के सामने पहुंचे हैं, जहां पर एक जो भगवा चोला पहने हुए एक व्यक्ति है, उससे वो बातचीत कर रहे हैं। हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। ये लोग साधु का भेष बनाकर आमजन को गुमराह कर रहे थे। लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी। नगर कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान ये सभी पकड़े गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के उसमें एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को
पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। देहरादून में ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत मात्र से अब तक 25 ऐसे ठग पकड़े गए हैं जो साधना के नाम पर ठगी के काम पर लगे थे। देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की शुरुआत हुई तो एक ऐसा ढोंगी भी सामने आया जो दावा करता था कि उसमें देवता आते हैं और लोगों के कष्ट दूर करते हैं। हमारे पास जो है हमने उसको टीका लगा, हम किसी के पास नहीं गए। लोग कह रहे हैं आप पे देवता नहीं आता, आप खाली ड्रामेबाजी करते हो और इससे लोग पैसे कर रहे हैं। एक बाबा तो ऐसा भी पकड़ा गया जिसका दावा है कि सांप काटने से अगर कोई मर भी जाए तो वो बाबा उसे जिंदा कर सकता है। हाँ, नाग आदि रात भी किसी अफसर को काटा हो, वहाँ मुझे बुलाइए। अगर सुन लो, किसी ने नाग ने किसी को काटा हो, आप जिंदा कर देते हो। हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं जाना चाहिए, जहाँ माँ पहुँचा वहाँ डॉक्टर ना जाए। जरा सोचिए, ये ढोंग नहीं तो और क्या है। लेकिन ऐसे ही ढोंगी अब देवभूमि में काल कोठरी में डाले जा रहे हैं तो अब जालसाजों की लीला पर कानूनी लाठी जोरदार पड़ रही है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत पाखंडी बाबाओं पर प्रचंड प्रहार का प्लान जो धामी ने बनाया था वो अब रंग लाता दिख रहा है। देहरादून से सुरेंद्र दसीला की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB की शुरुआती जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसे का शिकार हो गया था। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हो गया। टेक ऑफ के बाद इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदले। इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच बंद हो गए। फ्यूल स्विच बंद हो जाने से इंजन की ताकत खत्म हो गई। फ्यूल स्विच को वापस रन मोड में किया गया, लेकिन विमान के इंजन 1 की रिकवरी पूरी हो पाई और इंजन 2 की रिकवरी पूरी नहीं की जा सकी। विमान की रफ्तार तेजी से इसके बाद घटने लगी और मेडिकल कॉलेज से यह विमान टकरा गया। इतनी तेजी के साथ गिरा कि उसे रोका ही नहीं जा सका। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सामने आई 32 सेकंड में AI क्रैश की कहानी। 1 सेकंड में प्लेन के दोनों इंजन बंद, फ्यूल स्विच कट ऑफ, इंजन ऑफ। एयर इंडिया क्रैश की चौंकाने वाली रिपोर्ट। 1 महीने बाद अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने 12 जुलाई को 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें हादसे की वजह पता लग गई। विमान के दोनों इंजन बंद होने के चलते प्लेन क्रैश हुआ। AAIB की रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के 1 सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुआ। उड़ान के बाद रन स्विच कट ऑफ में बदला। प्लेन के दोनों इंजन 1 सेकंड में बंद हो गए। दोनों इंजन बंद होने के बाद प्लेन की स्पीड कम होने लगी, जिसके बाद विमान मेडिकल कॉलेज से जाकर टकरा गया। एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया है कि कैप्टन ने को पायलट से पूछा, या ये भी क्लियर नहीं है कि क्यों इंजन क्यों बंद किया। अगर कुछ सिस्टमेटिक ढंग से कुछ क्लियर करना है तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जितना पूरा स्क्रिप्ट है सब कुछ रिलीज किया जाए, तभी इंटरप्रेट किया जा सकता है। दरअसल कुल मिलाकर ड्रीमलाइनर विमान के दोनों इंजनों में रन और कट ऑफ नाम के 2 पोजीशन होती हैं। अगर विमान हवा में है और स्विच कट ऑफ पर चला जाए तो इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो जाता है और बिजली सप्लाई भी रुक सकती है, जिससे कॉकपिट के कई दूसरे इक्विपमेंट भी बंद हो सकते हैं। कॉकपिट ऑडियो रिकॉर्डर होता है, उसमें क्या क्या एक्शन हुए उसमें सब क्लियर आता है, लेकिन पूरा इंक्वायरी किए हुए इस तरह का रिपोर्ट रिलीज करना कोई सही नहीं है। इसमें हो सकता है कि कुछ मेजर अचीवमेंट, किसी की गलती छिपाई जाने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक दोनों इंजन बंद होने का सवाल है, अगर हम कहें कि ह्यूमन एरर हुआ है, पायलट से हुआ, इसकी नकारात्मक 0%, कोई प्रॉबिलिटी नहीं है, कोई संभावना नहीं है, ऐसी गलती हो नहीं सकती। चलिए अहमदाबाद प्लेन क्रैश की वजह क्या थी और क्या नहीं, इस रिपोर्ट में हुए एक एक करके हर खुलासे से पर्दा हटाते हैं। खुलासा नंबर 1, अहमदाबाद वाली फ्लाइट के दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की थी। N1 यानी इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो भी गया था, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से पहले स्टार्ट नहीं हो सका। इस दौरान ऑटो स्टार्ट मोड भी एक्टिव हुआ, लेकिन वो भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया। खुलासा नंबर 2, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच बातचीत रिकॉर्ड हुई है। कॉकपिट ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा तो दूसरे ने उत्तर दिया। कैप्टन सुमित सबरवाल ने पूछा, आपने इंजन क्यों बंद किया? तो को पायलट क्लाइव सुंदर ने जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं किया।
जब दोनों ने स्विच ऑफ नहीं किया तो ऐसे में माना जा सकता है कि ये एक तकनीकी खामी हो सकती है। खुलासा नंबर 3, दोनों पायलट मेडिकली फिट थे, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। पायलट इन कमांड सुमित सबरवाल के पास 15,000 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदर के पास 3400 घंटे उड़ान का अनुभव था। खुलासा नंबर 4, फ्यूल टेस्टिंग में पाया गया कि ईंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। थ्रस्ट लीवर पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स से पता चला है कि टेक ऑफ थ्रस्ट उस वक्त चालू था। खुलासा नंबर 5, फ्लैप सेटिंग और गियर उड़ान भरने के लिए बिल्कुल नॉर्मल थे, जिसका मतलब है कि बर्ड हिटिंग जैसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी पक्षी के टकराने जैसा कोई मामला नहीं था। खुलासा नंबर 6, बात मौसम की करें तो आसमान पूरी तरह साफ था, विजिबिलिटी भी ठीक थी, आंधी तूफान जैसी भी कोई स्थिति नहीं थी। खुलासा नंबर 7, रिपोर्ट में बताया गया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान की रैम एयर टरबाइन रैट यानी आपातकालीन पंखा बाहर आ गया। आमतौर पर रैट तभी बाहर निकलता है जब विमान में बिजली सप्लाई नहीं आती है। इसका मतलब है कि इंजन बंद होने के चलते विमान की मेन पावर सप्लाई भी गड़बड़ हो गई थी। फिलहाल एयर इंडिया ने इस मामले पर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हुए जांच में सहयोग की बात कही है। वहीं इस रिपोर्ट के आधार पर विमान कंपनी बोइंग या इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई गई है और मलबे को सुरक्षित रख लिया गया है ताकि आगे तकनीकी जांच की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जरा ये भी आप समझिए कि आखिर विमान में ये फ्यूल स्विच होता क्या है। दरअसल फ्यूल स्विच विमान में बटन या लीवर होता है जिससे इंजन को ईंधन देना चालू या बंद किया जाता है। अब ये समझिए कि आखिर फ्यूल स्विच काम कैसे करता है। जब फ्यूल स्विच को ऑन किया जाता है तो फ्यूल इंजन तक जाता है और इससे इंजन चलता है। फ्यूल स्विच को ऑफ करते ही फ्यूल की सप्लाई पूरी तरह से रुक जाती है और इंजन तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन इमरजेंसी में फ्यूल स्विच जरूरी क्यों होता है ये भी आप जान लीजिए। अगर इंजन में आग लग जाए तो फ्यूल स्विच को ऑफ कर देते हैं ताकि आग आगे न फैले, उसे कंट्रोल किया जा सके। फ्यूल लीकेज होने पर भी सप्लाई बंद कर दी जाती है। खराब इंजन को अलग करने के लिए भी फ्यूल स्विच को ऑफ करना पड़ता है, इसलिए ये स्विच दिए जाते हैं। वहीं हमारे संवाददाता के प्लेन पायलट से बातचीत की एक रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। उनका क्या कहना है इसको आप थोड़ा सा गहराई से समझिए। हमारे साथ बात करने के लिए इंस्ट्रक्टर आलोक हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट से कितने सहमत हैं आप लोग? जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपलॉड करने की ज़रूरत है कि इन्होंने इतने टाइमली मैनर में 1 महीने के अंदर ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है पब्लिक के सामने रखी है। और ये इसको मैं एक तरीके से बोलूँगा ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं कि इसमें जो भी कॉकपिट में रिकॉर्ड हुआ और जो भी DFDR के में जो इंजन पैरामीटर्स और इंजन के स्विचेस की पोजीशन वगैरह वो रिकॉर्ड हुई, ये सामने रखी गई हैं कि ये चीज़ें हमने नोटिस करी हैं। तो ये मोर और लेस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है। अब इसके बाद इसकी फोरेंसिक जांच होगी। मोस्ट प्रोबेबली सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज एक हर पहलू से इस पे विचार विमर्श करेंगी, देखेंगी और फिर फाइनल रिपोर्ट पे किसी नतीजे कंक्लूजन पे पहुंचेंगी कि क्या हुआ होगा। और अब खबर है भोपाल से, जहां चाकू वाले भाईजान ने सरेआम एक हिंदू युवक की जान ले ली और 2 लड़कों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। दरअसल मृतक युवक ने मुस्लिम लड़के को एक पार्क में हिंदू लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर उसका विरोध किया था, जिससे भाईजान का गुस्सा ऐसा भड़का कि उसने सरेआम 3 लोगों का खून बहा दिया। भोपाल में खूनी तकरार, भाईजान का चाकू से प्रहार। एमपी की राजधानी भोपाल से बेहद हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां मामूली विवाद में एक मुस्लिम युवक ने सरेआम 3 हिंदू युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। मोबाइल कैमरे से बनाया गया ये वीडियो महज 3 सेकंड का है, मगर इसमें पूरे चाकूबाजी कांड के सबूत मौजूद हैं। गौर से देखिए, खून से लथपथ एक लड़का दूसरे लड़के को कॉलर से पकड़े हुए है। दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। ये उसी खूनी भिड़ंत की तस्वीरें हैं जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 बुरी तरह घायल हो गए। खून से लथपथ इस लड़के का नाम अजय है और काली टी शर्ट वाला ये लड़का
फैजान है। आरोप है कि फैजान एक हिंदू लड़की के साथ पार्क में बैठा था। वहां मौजूद 3 लड़कों ने फैजान से पूछताछ की तो फैजान ने तीनों पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में श्याम नाम का युवक इतनी बुरी तरह घायल हो गया कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम लोग आपस में बात कर रहे थे तो उनको लगा कि हम उनको बोल रहे हैं, तो हमको उसने आवाज़ दी लड़के ने, तो हम गए। तो ऐसी बहसबाजी हुई तो लड़की ने एकदम से तमाचा मार दिया श्याम मोरे को। तो फिर उसी में उस लड़के ने चाकू निकाल के श्याम मोरे को मार दिया। तो श्याम मोरे वहाँ पे थोड़ा डैमेज हो गया। तो फिर मैं उसको बचाने के लिए गया तो उसने मेरे पे भी हमला कर दिया। तो फिर वो लड़का भागने लगा तो राहुल मेरा दोस्त उसको गया पकड़ने के लिए तो उसको भी चाकू मार दिया। ये वारदात गुरुवार को अंबेडकर पार्क में हुई। घायल युवकों का कहना है कि फैजान के साथ मौजूद लड़की ने पहले श्याम को थप्पड़ मारा, उसके बाद फैजान ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर घायलों का कहना है कि लड़की पर भी केस दर्ज होना चाहिए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमला लड़की ने भी किया। जी हाँ, लड़की ने भी हमला किया था, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतना बड़ा ये कांड हो जाएगा। तो हमें भी कदम उठाना पड़ेगा, अभी लड़की पे भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी तक लड़की की पहचान नहीं हुई। लड़की की पहचान नहीं हुई, बस हमारे पास उसके पास एक फ़ोटो है, उसके अलावा हमारे उसका कोई डिटेल नहीं हमारे पास। वहीं भोपाल पुलिस के मुताबिक मामले की जांच के बाद ही लड़की पर एक्शन का फैसला किया जाएगा। उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उनके द्वारा लड़की पे भी आरोप लगाया गया है और ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। मगर जिस तरह दिन दहाड़े एक भीड़ भाड़ वाले पार्क में एक मुस्लिम युवक ने 3 युवकों पर जानलेवा वार किया, उससे हिंदू संगठन भड़के हुए हैं और स्थानीय लोगों में भी गुस्सा है। कि आरोपी फैजान बेग ने मामूली सी बात पर जो है चाकू छुरी निकाल कर हमला कर दिया। सर पहली बात तो स्टूडेंट लग रहा है जिसने हमला किया है और वो चाकू छुरी लेके चल रहा है। आप इस चीज़ को देखिए। और गर्लफ्रेंड के साथ भी अगर बैठा है तो चाकू छुरी लेके बैठा है। तो जरा सी कहा सुनी पे उसने इतनी तेज तीनों पे वार कर दिया, चाकू चला दिया, एक की मृत्यु हो गई है। बड़ा सवाल ये है कि क्या भोपाल में भाईजान के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि पार्क जैसी जगहों पर भी चाकू छुरी लेकर पहुंच सकते हैं और मामूली विवाद में किसी को भी सरेआम मौत के घाट उतार सकते हैं। साफ तौर पर कहना है अभी मृतक के परिजनों का कि आरोपी फैजान बेग को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं लड़की के खिलाफ भी वो एफआईआर दर्ज करवाएंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।